हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ नर्सिंग कैरियर लाइन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। यहाँ अपन नर्सिंग के कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड से टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको नर्सिंग की कम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता पाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। आज का अपना जो टॉपिक है वो रिलेटेड रहेगा ईसीजी। आज का जो टॉपिक है अपना ईसीजी पे रहेगा। ठीक है, ईसीजी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। क्या है ईसीजी? ईसीजी की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी को जो हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी को इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में रिकॉर्ड करता है, उसको बोलते हैं ईसीजी। ईसीजी का काम यही है, इसकी यही डेफिनेशन है कि हार्ट की जो मैकेनिकल एक्टिविटी है उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रूप में रिकॉर्ड करना ईसीजी का काम है। ठीक है, और वो रिकॉर्ड इस तरीके से इस ग्राफ के अनुसार किया जाता है। ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अनुसार इसका रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि ईसीजी की क्या फुल फॉर्म होती है? फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। कुछ लोग बोलते हैं कि इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं और कुछ लोग इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और कुछ लोग इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, देखा जाए तो ये तीनों ही फुल फॉर्म सही है, लेकिन इनका मीनिंग सबका अलग अलग है। कैसे? जैसे आप बोल रहे हो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ग्राफ का मतलब ये होता है कि जो आपने इंस्ट्रूमेंट यूज में लिया उस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आपने हार्ट की जो मैकेनिकल एक्टिविटी थी उसको आपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रूप में रिकॉर्ड किया। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ग्राफ। दिस इज कॉल्ड इज द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अगर ग्राम की मैं बात करूं तो ग्राम का मतलब ये होता है कि जो आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अपने को देखने के लिए मिलते हैं ईसीजी के, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ग्राफिक को बोलते हैं इस पूरी टेक्निक को जो अपने टेक्निक यूज में की, जिस टेक्निक के द्वारा अपने हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी को अपने इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के रूप में रिकॉर्ड किया। उस टोटल टेक्निक जो अपने यूज में की, इस टेक्निक को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, तो तीनों ही फुल फॉर्म इसकी सही है, लेकिन तीनों का ही मीनिंग अलग अलग है। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हु इज द फादर ऑफ ईसीजी। फादर की अगर कोई बात करता है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डीएसएसबी टाइप के, डीएसएसबी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इज द फादर ऑफ ईसीजी, तो इसका आपको पता होना चाहिए कि विलियम एंथोवेन इज द फादर ऑफ। ठीक है, ईसीजी के फादर की बात करें तो विलियम एंथोवेन, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट की बात करूं मैं, नेक्स्ट स्लाइड की। आगे अगर बात करें अपन अभी बात करेंगे ईसीजी के ये हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, आपको पता है। ऐसे नोड प्रेजेंट होता है हार्ट में। क्या क्या इंपल्स है हार्ट का, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो किस किस कैसे फॉरवर्ड होती है आपको पता होना चाहिए। फॉरवर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स हार्ट की कैसे होती है? तो सबसे पहले होता है ऐसे नोड। इलेक्ट्रिकल इंपल्स ही जनरेट होती है ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है और वो जाती है एट्रियम के पास में, फिर एट्रियम से जाती है एवी नोड के पास में। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। तो ऐसे नोड जनरेट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्स को और वो फॉरवर्ड होती है आगे एट्रियम के पास में।
और ये फॉरवर्ड होती है आगे एवी नोड के पास में, और यहां से जाती है वेंट्रिकल के पास में। तो ये रहा ऐसे नोड, आपका ऐसे नोड प्रेजेंट होता है राइट एट्रियम के अपर पोर्शन में। यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा की ओपनिंग के पास में प्रेजेंट होता है ऐसे नोड, ठीक है। उसके बाद में ये एट्रियम, आपका एट्रियम के पास में इलेक्ट्रिकल इंपल्स फॉरवर्ड होगी। उसके बाद में ये होगी यहाँ पे एवी नोड हो गया। फिर आपके ये पुर्किंजेज फाइबर के द्वारा पुर्किंजेज फाइबर आ गए, बंडल ऑफ फिंज आ गए। उसके बाद में पुर्किंजेज फाइबर आ गए, ये राइट वेंट्रिकल्स के पास में प्रेजेंट आपके पहुंच गई इलेक्ट्रिकल इंपल्स, तो यहाँ पर वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ये इसका एक पाथ भी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने दोबारा बता देता हूं मैं, ये है आपका हार्ट, ये एसए नोड, ये एवी नोड, और ये वेंट्रिकल्स। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है एसए नोड से, एट्रियम के पास में पहुंचती है, एट्रियम से एवी नोड से बंडल ऑफ हिंज पुर्किंजेज फाइबर वेंट्रिकल्स के पास में पहुंच जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये तो हुआ फॉरवर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स, कैसे फॉरवर्ड होता है। अब ये आपने देख लिया, लेकिन समस्या ये आ रही है कि ये क्या चीज है। कौन सी वेव को पी वेव बोलते हैं, कौन सी वेव को क्यू आर एस टी वेव। टी वेव क्या होती है, पी आर सेगमेंट क्या होता है, पी आर इंटरवल क्या होता है, क्यूटी सेगमेंट क्या होता है। तो ये आपको पता चलेगा जब आप इसकी जो मैकेनिकल एक्टिविटी है हार्ट की, वो किस प्रकार से प्रोड्यूस होती है, वो आपको पता होना चाहिए। तभी आप पता लगा सकते हो कि ये जो ईसीजी है क्या ये नॉर्मल है, क्या ये क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव क्या रिप्रेजेंट होती है, आपको पता होना चाहिए। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसी प्रकार टी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, पी आर इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, सेगमेंट क्या होता है, वेव क्या होती है, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप हेड की मैकेनिकल एक्टिविटी को देखोगे कि किस प्रकार से इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, किस प्रकार से डीपोलराइजेशन, किस प्रकार से रीपोलराइजेशन होता है, सिस्टोल डायस्टोल क्या होता है, तो उसी से पता चलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक जो कार्डियक की सेल है, हार्ट की कोई भी एक सेल है, या आपको यही पता होना चाहिए हमेशा सेल, अरे ये होगी एक्स्ट्रा सेलुलर ये ब्लड वेसल्स है, या एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ये है सेल में हमेशा पोटेशियम का लेवल पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है, जबकि आउटसाइड इंट्रासेलुलर में पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर सोडियम और कैल्शियम का लेवल ज्यादा होता है, और पोटेशियम का लेवल एक्स्ट्रा सेलुलर में कम, और पोटेशियम का लेवल इंट्रासेलुलर में ज्यादा होता है। सोडियम और कैल्शियम का लेवल होता है कम इंट्रासेलुलर में। तो सेल के पास पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है इंट्रासेलुलर, और सोडियम और कैल्शियम का लेवल कम होता है। और एक्स्ट्रा सेलुलर की अगर बात करें, जैसे ब्लड वेसल्स है, उसमें सोडियम कैल्शियम का लेवल तो होता है ज्यादा, और पोटेशियम का लेवल होता है कहीं ना कहीं कम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं, जो आपने इलेक्ट्रिकल इंपल्स बताई वो कैसे फॉरवर्ड होती है, उसकी बात करते हैं अपन। इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। क्या होता है एक्शन पोटेंशियल, क्या होता है, ठीक है। तो इसके 3 कंपार्टमेंट होते हैं बेसिकली। पहला कंपार्टमेंट होता है आरएमपी। आरएमपी इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरा होता है डीपोलराइजेशन। तीसरा होता है रीपोलराइजेशन। अगर आपको डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन आरएमपी का मतलब पता है, तभी आप ईसीजी को अच्छी तरीके से रीड कर पाओगे। वो आपको तभी पता चलेगा कि क्या हाँ कौन सी कंडीशन में कहां पे रीपोलराइजेशन हो रहा है, कहां पे डीपोलराइजेशन हो रहा है। ये आपको जब पता होगा तभी आपको पता चलेगा कि वेव क्या रिप्रेजेंट कर पा रही है यहाँ पे, ठीक है।
आरएमपी का मतलब क्या होता है, एक बेसिकली अगर बात करूं तो एक जो हार्ट की जो कार्डियक सेल है, एक कार्डियक सेल है, ये है, ये स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होती है। इस सेल्स का जो चार्ज है वो 90 मिली वोल्ट की होती है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होती है। ठीक है, ये कंडीशन इसके इस सेल के अंदर सोडियम चैनल होते हैं, फास्ट सोडियम चैनल बोलते हैं इसको, फास्ट सोडियम चैनल, और स्लो कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये सेल है -90 मिली वोल्ट नेगेटिव चार्ज होता है इस सेल में, हार्ट की सेल में। लेकिन ये सेल अभी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, मतलब अभी रेस्ट दे रहा है, नो कॉन्ट्रैक्शन इन द हार्ट, हार्ट में किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। ये हार्ट है, जब कभी भी जब हार्ट में किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता है तो ये तीनों चैनल है वो बंद रहते हैं। इसको बोलते हैं आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो हार्ट की जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन है उसके ऊपर जो चैनल प्रेजेंट होते हैं वो चैनल है सभी है बंद, क्लोज, ऑल चैनल आर क्लोज इन कंडीशन ऑफ रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की कंडीशन में तीनों चैनल होते हैं बंद। लेकिन अगर बंद होते हैं तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन भी नहीं हो रहा, ये भी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए ये सेल है जो -90 मिली वोल्ट है उससे 70 मिली वोल्ट में जाना जरूरी है। और वो जाएगी कैसे, या तो ऐसे कोई पॉजिटिव आयन है जो वो कहीं से भी, पॉजिटिव आयन है, सोडियम है या कैल्शियम है, वो कहीं से भी सेल्स के पास में आ जाए, या कहीं से भी ट्रांसफर होकर यहाँ पे अगर सोडियम का लेवल या कैल्शियम कोई भी आयन यहाँ पे आता है तो कहीं ना कहीं सेल्स का जो -90 मिली वोल्ट थी वो कहीं ना कहीं -70 मिली वोल्ट तक पहुंचेगा। जब भी 70 मिली वोल्ट ये पहुंच जाएगी तो यहाँ से सोडियम चैनल है वो ओपन हो जाएगा। और यहां से मैंने अभी बताया था एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, सोडियम का लेवल ज्यादा, यहाँ लेवल है कम, तो ऑफकोर्स सोडियम है वो ज्यादा से कम की तरफ आएगा, तो यहाँ पे सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा सोडियम। तो ये सेल और पॉजिटिव की तरफ चली जाएगी। और फिर ये कैल्शियम चैनल, उसके बाद में ये कैल्शियम चैनल ओपन होगा। ठीक है, कैल्शियम चैनल ओपन होगा और यहाँ पे कैल्शियम चैनल आ गया अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये डीपोलराइजेशन कंडीशन हो गई। अब इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया क्योंकि इसमें सेल है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने के लिए इसके अंदर -90 मिली वोल्ट से 70 मिली वोल्ट होना जरूरी था। इस कंडीशन को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड ऑफ कार्डियक सेल इज -70 मिली वोल्ट। अगर सेल -90 से -70 हो जाती है तब इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है या रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो -90 से -70 होने के लिए इस सेल में कहीं ना कहीं से पॉजिटिव आयन आना जरूरी है, चाहे सोडियम हो कैल्शियम हो। तो माना कि इसके पास वाली सेल से इलेक्ट्रॉन्स आयन्स आ रहे हैं सोडियम और कैल्शियम, और इसके पास में आ रहे हैं, तो ये सेल है -90 से कहीं ना कहीं -70 की तरफ चली जाएगी। और जैसे ही -70 की तरफ जाती है तो सेल का जो फास्ट चैनल है सोडियम है ये ओपन हो जाएगा और सोडियम चैनल सेल्स के अंदर प्रेजेंट आ जाएगा। तो ये यहाँ पे कंडीशन अब आएगी डीपोलराइजेशन की, तो डीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, ये सेल है, उसके बाद में क्या होता है, ये सेल है सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल। ठीक है, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, सॉरी कैल्शियम चैनल और पोटेशियम चैनल। आपने बात की थी कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, कैल्शियम चैनल ओपन हो गया, तो कैल्शियम एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे कैल्शियम चैनल तो अंदर की तरफ आ रहा है सेल की तरफ, और पोटेशियम है वो अभी बताया था मैंने, ये चैनल खुल जाएगा उसके बाद में। तो ये पोटेशियम है सेल में ज्यादा है, इंट्रासेलुलर ज्यादा है, और एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या है, कम। तो ये इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर बाहर की तरफ जाएगा, पोटेशियम सेल से बाहर की तरफ जाएगा, और जो कैल्शियम है वो एक्स्ट्रा सेलुलर से ब्लड की तरफ आएगा, तो सेल की तरफ आएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर से सेलुलर की इंट्रा सेलुलर की तरफ आएगा कैल्शियम। तो इस कंडीशन को या इस स्टेज को बोलते हैं प्लेट्यू बोलते हैं इस स्टेज को, जहां पे कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन एक स्टेज आ गई सेम टाइम पे कैल्शियम का आउटवर्ड हो रहा है,
और सॉरी कैल्शियम का इनवर्ड हो रहा है तो पोटेशियम आउटवर्ड की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ पोटेशियम निकल रहा है और अंदर की तरफ कैल्शियम आ रहा है। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं प्लेटिव स्टेज। अभी मैं ग्राफ के द्वारा बताऊंगा इसको। ठीक है, आगे चल के क्या होता है, उसके बाद में ये होता है कि ये सेल है, इस सेल में होता क्या है कि जो सोडियम चैनल भी बंद हो गया, कैल्शियम चैनल भी बंद हो गया और पोटेशियम चैनल ही ओपन रहता है और ये बाहर निकलता रहता है पोटेशियम, जब तक सेल अपनी वास्तविक पोजीशन में नहीं आ जाती, नेगेटिव चार्ज जो -90 मिलीवोल्ट है वहां तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये पोटेशियम बाहर निकलता रहेगा। जैसे पोटेशियम बाहर निकल रहा तो सेल होगी वापस -90 मिलीवोल्ट, तो वही कंडीशन वापस आ गई, कौन सी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसी को तो बोलते हैं रेस्टिंग, इसी को बोलते हैं रीपोलो, इसी को बोलते हैं क्या, रीपोलो रीपोलोराइजेशन। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि एक्शन पोटेंशियल पढ़ा, अभी हमने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा, इसमें अपन ने पढ़ा व्हाट इज द आरएमपी। आरएमपी क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या चीज होती है, और डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है। और अगर बात करें अपन तो रीपोलराइजेशन क्या होता है, ये अपन ने डिस्कस किया अभी अभी। ठीक है, आरएमपी का मतलब हो गया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। माना कि ये हार्ट की सेल है, इसमें फास्ट सोडियम चैनल होते हैं, स्लो कैल्शियम चैनल होते हैं और पोटेशियम चैनल प्रेजेंट होते हैं। जब सेल होती है -90 मिलीवोल्ट चार्ज या माइनस नेगेटिव चार्ज सेल होती है, रेस्टिंग के टाइम, रेस्टिंग का मतलब होता है कि जब भी हार्ट अपना कॉन्ट्रेक्शन नहीं कर रहा, जब हार्ट कॉन्ट्रेक्शन नहीं करता तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। उस टाइम क्या होता है कि हार्ट में ये तीनों चैम्बर है, हार्ट की सेल में ये तीनों चैनल है, सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ये तीनों रहते हैं क्लोज। और हार्ट को कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए जरूरी है कि ये जो हार्ट की सेल्स का नेगेटिव चार्ज है -90 से -70 मिलीवोल्ट चार्ज होना जरूरी है, तभी ये हार्ट कॉन्ट्रेक्शन करेगी। या डीपोलराइज डी एक बात मैं बताऊंगा आपको, समझने में आसान रहेगा। डीपोलराइजेशन को ही बोलते हैं, डीपोलराइजेशन को ही बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट। या आप इसी को ही बोल सकते हो सिस्टोल ऑफ द हार्ट। डायस्टोल सिस्टोल तो सुना ही होगा आपने। तो हार्ट को डीपोलराइजेशन को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, और डीपोलराइजेशन को बोलते हैं सिस्टोल ऑफ द हार्ट चैम्बर। रीपोलराइजेशन को बोलते हैं, रीपोलराइजेशन को आप बोलते हो कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, या इसको बोलते हैं डायस्टोल, डायस्टोल, डायस्टोल। ठीक है, तो सेल को कॉन्ट्रेक्शन करने के लिए सेल का चार्ज -90 से -70 होना जरूरी है, वो इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड इसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड। तो जब सेल का -70 होने का कारण यही होगा कि कहीं ना कहीं से यहाँ से सोडियम, मैं बताऊंगा अभी कहाँ से आया, सोडियम या कैल्शियम ऐसे ऐसे पॉजिटिव आयन है वो सेल के पास में आ जाए और सेल है वो 90 से -70 मिलीवोल्ट चार्ज हो जाए, तब क्या होगा कि सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम उसको, जब सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा और सोडियम चैनल ओपन हो जाएगा तो सोडियम आ जाएंगे अंदर, तो माइनस से वापस प्लस की तरफ जा रहा है इसका चार्ज, सोडियम इसके अंदर आ रहे हैं। तो ये डीपोलराइजेशन की कंडीशन हो गई, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन होगा, मतलब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया। फिर क्या होगा, यहाँ से कैल्शियम चैनल भी ओपन हो जाएगा, कैल्शियम भी अंदर आ जाएगा, तो और पॉजिटिव चार्ज और कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। तो ये मैं ग्राफ के द्वारा आपको समझा देता हूँ यहीं पे, ये ग्राफ है। ठीक है, ये सेल का आपने पढ़ा कि -90 मिलीवोल्ट सेल थी, ठीक है, और ये होगी -70 मिलीवोल्ट। यहाँ से अपने सेल, अब जैसे ही कैल्शियम आया तो कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हो गया, ये मिलीवोल्ट 60 50 ऐसे 20 10 0 प्लस में 10 प्लस में 20 से आ गया। तो ये सेल में जैसे कैल्शियम आया, सोडियम आया, तो वापस डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया इसके अंदर, कहीं ना कहीं कैल्शियम भी ओपन हो रहा है, कैल्शियम सेल के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट, तो ये डीपोलराइजेशन कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन चल रहा है। एक स्टेज ऐसी आती है जहां पे क्या होता है कि कैल्शियम चैनल तो
सेल के अंदर आ रहे हैं, जहां पे कैल्शियम चैनल तो सेल के अंदर आ रहे हैं, और पोटेशियम है वो सेल के बाहर निकल रहा है। पोटेशियम है सेल से, क्योंकि ये सेल के अंदर ज्यादा है और आउटसाइड ऑफ द सेल यानी एक्स्ट्रा सेलुलर में ये कम है, तो ये सेल से आउटसाइड की तरफ जाएंगे। इस स्टेज को मतलब आयन का तो इक्विवेलेंट हो रहा ही है, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयन सेल के अंदर आ रहे हैं उतने ही पॉजिटिव आयन सेल से बाहर जा रहे हैं। तो इस स्टेज को बोलते हैं प्लेटिव स्टेज ऑफ प्लेटिव बोलते हैं, स्टेज ऑफ प्लेटिव, जहां पे कैल्शियम आयन का तो सेल में अंदर की तरफ आ रहा है और पोटेशियम आयन सेल से बाहर जा रहा है। तो यहाँ पे ग्राफ अपने को स्टेट ऐसे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, ऐसे देखने के लिए मिलेगा। और फिर क्या होता, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है इसकी, रीपोलराइजेशन की। रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि ये अब हो गया बंद उस प्लेटिव स्टेज के बाद में, अब कैल्शियम सॉरी पोटेशियम बाहर की तरफ निकलता जा रहा है, और जैसे ही पोटेशियम बाहर यानी प्लस आयन बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ से देखो जो अपन ने पढ़ा था कि -90 ये देखो वापस कम होता जाएगा, नीचे की तरफ आता जाएगा, माइनस की तरफ आता जाएगा। सेल तो नेगेटिव चार्ज होती रहेगी क्योंकि पॉजिटिव चार्ज सेल से बाहर निकल रहा है, तो सेल नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है, तो ग्राफ है वो भी नेगेटिव की तरफ ही चला जाएगा। ये ग्राफ आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। तो ये स्टेज आ गई, ये आ गई रीपोलराइजेशन की स्टेज, इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन ये आ गई आपकी स्टेज ऑफ प्लेटिव, ये स्टेज आ गई आपकी रीपोलराइजेशन, ठीक है। अब एक्चुअली आपको पता चल गया कि डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि सेल के अंदर सोडियम का और कैल्शियम एंट्री करता है, और प्लेटिव स्टेज में क्या होता है कि कैल्शियम तो बाहर अंदर आ रहा है और पोटेशियम निकल रहा है बाहर। और रीपोलराइजेशन में क्या होता है कि पोटेशियम सेल से बाहर की तरफ जा रहा है और सेल है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ हो रही है। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। अब बात ये आपके समझ में आ गई, लेकिन समझ में एक और बात आनी जरूरी है। अब कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे मैं बता देता हूं कि हमने अभी भी बात की कि ये हार्ट की सेल है, ठीक है। आप बोल रहे हो कि आपने बात की, आप बोल रहे हो कि बात की कि ये -90 मिलीवोल्ट की नेगेटिव चार्ज रहती है जिस टाइम ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में होती है। इसको डीपोलराइजेशन करने के लिए -70 मिलीवोल्ट होना जरूरी है। जबकि आप बोल रहे हो कि इस फेज में जब -90 मिलीवोल्ट चार्ज रहती है, उसको आरएमपी बोलते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उस टाइम आप बोल रहे हो कि इसके पास में कहीं से भी नहीं आ सकते। सोडियम चैनल आपने बंद कर रखा है, आपने कैल्शियम चैनल बंद कर रखा है, आपने पोटेशियम चैनल बंद कर रखा है, ठीक है। तो इसके पास में आएंगे कहां से, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज आएगा कहां से, पॉजिटिव आयन आएगा कहां से। इसका सॉल्यूशन है कि हमने बात की कि ऐसे नोड के बारे में बात की सबसे पहले ही। ऐसे नोड इंपल्स जनरेट यही करता है, अपने बात की, इंपल्स जनरेट यही करता है। जैसे अपने नॉर्मल कार्डियक सेल की बात की, उसी प्रकार ये -90 मिलीवोल्ट होता है, उसी प्रकार ऐसे नोड की सेल की अगर बात करूं तो ये है ऐसे नोड की सेल। उसके पास भी कैल्शियम चैनल होते हैं, पोटेशियम चैनल होते हैं, लेकिन इस सेल के पास में हमेशा याद रखे कि सोडियम फास्ट सोडियम चैनल नहीं होते, इसके पास में कैल्शियम चैनल ही होते हैं, ठीक है। और ये सेल चार्ज होती है -60 मिलीवोल्ट चार्ज, नेगेटिव चार्ज रहती है सेल। तो इसमें भी यही कंडीशन होती है, स्टार्टिंग तो यही होती है, स्टार्टिंग तो ये इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर इसमें भी यही स्टेज आएगी, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन। जब इसका आरएमपी कितना होता है -60 मिलीवोल्ट, तो अब बात ये आ गई, आप तो बोल रहे हो कि जो हेड की सेल है इसका -90 मिलीवोल्ट होता है और इसको पॉजिटिव आयन पास वाली सेल से आ जाता है, इधर यहां से सोडियम और कैल्शियम आयन आ जाता है, लेकिन इसके पास में यहां से आ जाता है। लेकिन स्टार्टिंग कहां से होती है, स्टार्ट होता है एस कैल्शियम से, सॉरी स्टार्ट कहां से होता है, तो ऐसे नोड की सेल इंपल्स जनरेट करती है। ऐसे नोड, ऐसे नोड को, तभी तो ऐसे नोड को क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ हार्ट,
पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्यों? इसको डीपोलराइजेशन होने के लिए -40 मिलीवोल्ट चार्ज होना जरूरी है। मतलब इसका भी थ्रेशोल्ड कितना हुआ? थ्रेशोल्ड कितना हुआ? -40 मिलीवोल्ट। जब तक ये एसोनोड की सेल है वो -60 मिलीवोल्ट से -40 मिलीवोल्ट नहीं हो जाएगी, तब तक क्या डीपोलराइजेशन होना संभव है? नहीं। तो ये कैसी होगी? लेकिन इसके लिए खास बात है, इसको पेसमेकर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो एसोनोड की सेल है उसके पास में स्पेशल प्रकार का एक चैनल होता है यहाँ पे, स्पेशल प्रकार का, जिसको बोलते हैं सोडियम लीकी चैनल। सोडियम लीकी चैनल, या इसको बोलते हैं फनी चैनल। सोडियम फनी चैनल बोलते हैं इसको। इसमें क्या है, इस चैनल से क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली लगातार इस लीकी चैनल, इस फनी चैनल से क्या होता है, सोडियम का लीकेज होता है। और सोडियम इसकी जो एसेनोड की जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन पे एक सोडियम चैनल होता है, सोडियम लीकी चैनल या सोडियम फनी चैनल। इसमें कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली लगातार सोडियम का लीकेज होता रहता है, मतलब सोडियम सेल्स के अंदर आता है। तो उस कारण जो सेल का -60 मिलीवोल्ट था वो कहीं ना कहीं -40 मिलीवोल्ट की तरफ जाएगा, और जाएगा तो इसका थ्रेशोल्ड हो गया। तो ये डीपोलराइजेशन स्टार्ट, मतलब ये अब डिपेंड करता है डीपोलराइजेशन किस पे, कैल्शियम। तो कैल्शियम चैनल ओपन होएगा तो वही उस वाली कंडीशन, नॉर्मल सेल वाली कंडीशन होगी कि डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया, कैल्शियम अंदर आ गया, वो इसके अंदर ग्राफ होएगा, वो डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो गया तो ये ऊपर गया ग्राफ। और एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे कैल्शियम अंदर की तरफ आ रहा है और पोटेशियम जा रहा है बाहर की तरफ, तो इसको आगे प्लेटिव स्टेज। और बाद में क्या होगा कि कैल्शियम चैनल बंद नेक्स्ट स्टेज में, और पोटेशियम बाहर निकल रहा है तो पोटेशियम आ गया बाहर, तो ये वापस -60 मिलीवोल्ट होगी। इसमें भी इस प्रकार से। लेकिन एक बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि जब ऐसे नोड की सेल है उसका कभी भी आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कभी भी आरएमपी इसका फिक्स नहीं होता। आरएमपी इसका कभी भी -60 मिलीवोल्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ से लीकेज होता रहता है, पॉजिटिव आयन आते रहते हैं, कभी 65 हो गया, कभी 70 हो गया, कभी 55 हो गया, ये होता रहता है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से लीकेज होता रहता है। तो ये सेल है, यहाँ से इंपल्स इसने जनरेट की, तो सबसे पहले ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है। अभी हमने बात की ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट होती है सबसे पहले, तो क्योंकि इसके पास में लीकी चैनल होता है इसलिए यहाँ से -60 से -40 होना आसान है, और ये यहाँ से ओपन हो जाएगा इसके चैनल, और सेल कॉन्ट्रेक्शन डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, और रीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगा बाद में। और सेल से यहाँ से जो आयन है, पॉजिटिव आयन है, वो नेक्स्ट सेल के पास में चली जाएगी। जैसे कि मैं बताऊं, एक सेकेंड, ये है ऐसे नोड। अब रियल बताता हूं मैं आपको कैसे सेल का ट्रांसफर होता है, कैसे आयन का एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर होता है। ये कार्डियक सेल्स होगी अपनी, और ये हो गया ऐसे नोड। ठीक है, ये है ऐसे नोड, और ये सभी है हार्ट की सेल, हार्ट सेल, ये ओनली ऐसे नोड की। अब हमने बात की यहाँ से सोडियम लीकेज चैनल होता है, ये डीपोलराइजेशन आसानी से हो जाएगी। तो यहाँ से जो आयन है, अब यहाँ से आयन नेक्स्ट वाली सेल के पास में, यहाँ से आयन सोडियम और कैल्शियम जैसे आयन यहाँ पे हार्ट की अदर सेल्स के पास में आ जाएंगे, तो यहाँ ये सेल भी डीपोलराइजेशन हो जाएगी, और इसके पास में भी आयन प्रेजेंट है तो ये नेक्स्ट सेल के पास में ट्रांसफर कर देगी। यहाँ पे ये सेल भी होगी, डीपोलराइजेशन इसमें भी होगा। इस प्रकार से यहाँ से सभी से ऐसे ट्रांसफर होता है, आयंस का इस तरीके से ट्रांसफर होता है। तो इस प्रकार से ट्रांसफर होता है, तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रेक्शन करने के लायक होगी, ये कॉन्ट्रेक्शन करेगी, कॉन्ट्रेक्शन वाली इसमें भी स्टेज आएगी बाद में। कॉन्ट्रेक्शन ये करती है हार्ट की सेल, जब कॉन्ट्रेक्शन करेगी तभी ही हार्ट की सेल कॉन्ट्रेक्शन करेगी, तभी इसके अंदर सिस्टोल डायस्टोल देखने के लिए मिलेगा, सिस्टोल डायस्टोल देखने के लिए मिलेगा। इसमें सिस्टोल भी होगा, डायस्टोल भी होगा, और कहीं ना कहीं फ्लूइड है, सॉरी ब्लड है, वो बॉडी के पास में पहुंचेगा, ब्लड है वो बॉडी के पास में रीच करेगा। तो ये इसका एक पाथवे है, इसका पाथवे है
जिस प्रकार यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है और ये पूरे हार्ट के पास में, हार्ट की प्रत्येक सेल, एवरी सेल ऑफ द हार्ट विल रीच आयन, पॉजिटिव आयन, एंड इट विल बी कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये एसओ नोड से इस प्रकार से जनरेट होती है और ये सभी सेल्स के पास में जाती है इम्पल्स, और सभी सेल्स है कॉन्ट्रेक्शन कर पा रही है, जिस कारण से सिस्ट में, हार्ट में अपने को सिस्टोल, हमें सिस्टोल और डायस्टोल देखने के लिए मिलता है, और वो ये कारण है जिसके कारण से ब्लड है वो बॉडी के पास में पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये अपन ने बेसिक इसके बारे में बात की।